ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਟੁਡੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖੀ ਚਹਿਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜਾ गंभीर है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान से नरेंद्र सिंह तोमर, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। उनके साथ हम बातें करेंगे कि जो पंजाब में जो एजिटेशन है, जो किसानों के जो इशू हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तोमर साहब नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार नमस्कार सुखी जी। हाँ जी तोमर साहब, जो पंजाब में स्ट्राइक चल रही है, किसानों का इशू है, जो 3 बिल आए उसके बाद जो अब तो कानून बन गया, उसके बाद जो पंजाब में काफ़ी बड़ी एजिटेशन चल रही है। लोग रेल की सड़कों पे बैठे हुए हैं, टोल प्लाजा में बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये क्या है जी? इसके ये 3 बिलों में ऐसा क्या है कि लोग इतने परेशान हैं, किसान इतना परेशान है? सुखी जी, एक तो बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों से चर्चा करने के लिए वक्त निकाला जी। और इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। जी। अभी आप सब ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में जितने अच्छे रिफॉर्म की आवश्यकता है जी, और जो लंबे समय से विलंबित हो रहे थे किसी के दबाव में, प्रभाव में, लोभ लालच में जी, इन सबको सिलसिलेवार वो करने में सफल हों, इस दिशा में वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। जी। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है वो एक तौर से हिंदुस्तान की बैकबोन है। जी। हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि किसानी के क्षेत्र में जी, निजी निवेश का इन 70-72 सालों में सर्वथा अभाव रहा है। जी। अभाव रहने का कारण अनेक हैं, जी। लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि कुछ कानूनी बंदिशें किसानों को जकड़े हुए थी। ओके। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कृषि के क्षेत्र में हमको कुछ बदलाव करना चाहिए। ओके। और कुछ नए कानून बनाने की आवश्यकता है, वो बनाना चाहिए। जी। इसलिए कृषि उपज का व्यापार जी। किसान स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, जी। इसके लिए एक नया एक्ट बनाया। जी। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि कोई भी किसान किसी भी स्थान से किसी भी स्थान के लिए किसी भी व्यक्ति को मनचाही कीमत पर अपने उत्पादन को मंडी पर के बाहर भी बेच सकता है। जी। मंडी के प्रेमाइसिस के बाहर जो भी ट्रेड होगा उस पर कोई भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का टैक्स नहीं लगेगा। जी। इस प्रकार के ट्रेड पर 3 दिन के अंदर किसान को भुगतान करने की गारंटी भी दी गई है। जी। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया इस बिल में कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेड के लिए खड़े हों, जिससे रोजगार का अवसर भी सृजित हो और गांव में बैठकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान पूरे हिंदुस्तान में किस राज्य में उसके उत्पादन का आज वाजिब मूल्य मिल रहा है, वो वहाँ उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने माल को बेच सके। इससे किसान को वाजिब दाम मिलने वाला है, किसान मंडी टैक्स से बचने वाला है, किसान को अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता मिलने वाली है और इससे निजी निवेश
ही खेती के क्षेत्र में हो और नीचे गांव तक निजी निवेश पहुंचे, जी इसकी भी संभावनाएं प्रबल होती हैं। जी मैं समझता हूं कि इस एक्ट में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो किसान के विरुद्ध जाती हो या किसान को नुकसान पहुंचाती हो। जी दूसरा एक्ट हम लोगों ने बनाया जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जब हम हिंदी में बोलते हैं जी तो खेती को ठेके पर देना, जी जी लेकिन सामान्य तौर पर जो हमारा एक्ट है जी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। वो वो जो आपका क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट है। जी इस एक्ट के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी किसान जी वह किसी भी प्रोसेसर के साथ, जी निर्यातक के साथ, व्यापारी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है जी अपनी फसल के लिए। जी सामान्य तौर पर जो छोटा किसान दूर दराज में बैठा हुआ है जी वो इसलिए कभी रिस्क नहीं ले पाता महंगी फसलों के लिए, जी क्योंकि वो कोशिश करके जी उत्पादन भी करे तो हम्म, उसको मार्केट का लिंक नहीं मिलता। जी तो इस एक्ट के माध्यम से हमारी कोशिश है कि किसान, एक्सपोर्टर, प्रोसेसर, व्यापारी, जी इनके बीच की जो दूरी है जी उस दूरी को हम पाट सकें। जी और इस एक्ट में हम लोगों ने प्रावधान किया है कि कोई भी प्रोसेसर जब किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा जी तो बुआई के समय ही जी उसको उसकी फसल का एक मिनिमम मूल्य तय करना होगा। जी ये मिनिमम मूल्य 2-3-4 सालों के फसल के जो भाव हैं उसमें जी से औसत करके निकाला जाएगा। जी साथ ही ये भी इसमें प्रावधान किया है कि जैसे उदाहरण के लिए जी हिमाचल का सेब है, हाँ जी अगर इस क्रॉप के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ मान लो 25 रुपए किलो पर, जी और जब फसल आई तो उस समय फसल की कीमत 50 रुपया किलो है। जी तो कॉन्ट्रैक्ट के समय ये तय किया जाएगा कि अगर इस फसल का भाव इतना प्रतिशत बढ़ेगा जी तो उसका इतना प्रतिशत बोनस के रूप में किसान को भी दिया जाएगा। ओके तो किसान को मिनिमम मूल्य की गारंटी नंबर 1, हाँ जी बुआई से पहले नंबर 2, जी और अगर फसल आने पर मूल्य बढ़ेगा तो उसका भी एक हिस्सा किसान को मिलेगा, जी जो निश्चित रूप से किसान की आमदनी को बढ़ाएगा। जी दूसरा, जब प्रोसेसर से या एक्सपोर्टर से जी किसान का एग्रीमेंट होगा जी तो जो वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं जी किसानी के मामले में, जी किसान उसका उपयोग कर सकेगा, जी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेगा, जी अच्छा पेस्टिसाइड, अच्छे फर्टिलाइजर का यूज कर सकेगा, ठीक कम पानी में खेती कर सकेगा, जी और वैश्विक मानकों के अनुसार जो खेती होगी जी तो उसके उत्पादन का उसको अधिक मूल्य मिल सकेगा। ठीक सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि इसमें बड़े लोग आएंगे और वो खेती पर कब्जा कर लेंगे। तो जी जैसा मैंने पहले बताया कि ये फॉर्म का एग्रीमेंट नहीं है, ये क्रॉप का ही एग्रीमेंट है। ओके और इस कानून में हमने ये प्रावधान किया है जी कि इस कानून के अंतर्गत किसी भी किसान के भूमि से संबंधित लीज, ठेका हम्म, इत्यादि कोई भी लिखा पढ़ी इस जी कानून के अंतर्गत नहीं की जा सकेगी। ओके दूसरा, हम्म, यह भी प्रावधान किया है कि अगर किसान और प्रोसेसर के बीच में कोई विवाद होता है जी तो इस विवाद से किसान तो निकल सकता है जी एग्रीमेंट के बाद भी, जी लेकिन
प्रोसेसर तब तक नहीं निकल सकता जब तक हुआ भुगतान वो किसान को नहीं दे दे। ओके। विवाद की स्थिति में हम लोगों ने इसमें ये तय किया कि विवाद एसडीएम तक जाएगा। ओके। एसडीएम दोनों पक्षों को बुला के एक सुलह बोर्ड बनाएगा। ओके। वो सुलह बोर्ड आपस में बातचीत करके कुछ रास्ता निकालता है तो ठीक है, ठीक। अगर नहीं निकालता तो फिर प्रकरण एसडीएम के पास आएगा। जी। एसडीएम को हमने कानून में बांधा है कि 30 दिन के अंदर उसको इस मामले पर निर्णय देना पड़ेगा। जी। इस निर्णय में जब एसडीएम निर्णय देगा जी। और मान लो किसान की गलती है जी। तो किसान से सिर्फ उतनी ही वसूली हो सकती है जो आदान के रूप में उसने प्रोसेसर या एक्सपोर्टर से प्राप्त की है। ठीक। उससे ज़्यादा वसूली या उस पैसे पर कोई ब्याज की वसूली का आदेश एसडीएम नहीं दे सकेगा। दूसरा, जो वसूली की बात अगर किसान के पास आएगी तो किसान की जमीन के विरुद्ध वो वसूली नहीं की जा सकती। ठीक। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसान को 100 रुपये देना है तो अब किसान आज नहीं दे रहा है तो उसकी ज़मीन को ऑक्शन करके दे दें, तो उसकी ज़मीन के विरुद्ध कोई वसूली नहीं की जा सकती। ठीक। दूसरी तरफ ये भी प्रावधान किया है कि प्रोसेसर की अगर गलती है तो जो एग्रीमेंट में उसने रकम लिखी है वो रकम तो उसको पूरी चुकाना ही पड़ेगी, लेकिन एसडीएम % तक का जुर्माना भी कर सकता है। इससे किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। जी। प्रोसेसर और किसान के बीच में जो दूरी बनी हुई है वो दूरी कम होगी। जी। फूड प्रोसेसिंग प्लांट गांव तक पहुंचेंगे। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचेगा। जी। इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और किसान को भी फायदा होगा। तीसरा एक एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट का है विषय है, उसमें संशोधन का। आपको मालूम है ये 1955 में बना था। उस समय हमारे देश में खाद्यान्न का अभाव था। आज हमारा खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं, सरप्लस है जी। और हर साल बड़ी मात्रा में जो खाद्यान्न है वो बरसात से भीगकर या इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण बर्बाद होता है, उससे पर्यावरण का भी नुकसान होता है। जी। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में संशोधन करके खाद्य वस्तुओं को हमने बाहर निकाला है। जी। लेकिन आपात स्थिति में सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास रखे गए, जिससे कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए कि ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए तो केंद्र सरकार इस कानून का उपयोग कर सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर ये कोशिश की गई है कि एक व्यापारी अगर उसकी स्टॉक सीमा 100 कुंटल की है लेकिन उसकी खरीद करने की क्षमता 1000 कुंटल की है, लेकिन उसकी स्टॉक की सीमा 100 कुंटल की है, इसलिए वो 100 कुंटल माल ही खरीदता है और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी 100 कुंटल का है। लेकिन इस संशोधन के बाद अगर उसकी क्षमता 1000 कुंटल खरीदने की है तो 1000 कुंटल की खरीद कर सकता है। जब करेगा तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार तो है नहीं कि माल बर्बाद भी होता रहे और देखता रहे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो निजी निवेश इससे बढ़ेगा। आज खाद्यान्न का अभाव नहीं है, हमारे पास सरप्लस सब चीज़ है, दलहन में, तिलहन में, अनाज में, चावल में, सब चीज़ों में। तो ऐसी स्थिति में जमाखोरी और कालाबाजारी का कोई सवाल उठता नहीं है। दूसरा, ये जो तीनों एक्ट हैं, ये तीनों एक्ट के बारे में स्वामीनाथन साहब ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी थी तो स्वामीनाथन साहब ने भी कहा था कि ये रिफॉर्म सरकार ने करने चाहिए। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया था तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम मंडी कानून को बदल देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे और एपीएमसी का जो टैक्स है उसको हम 0 कर देंगे, संविदा खेती को हम प्रोत्साहित करेंगे, उसके लिए हम कानून बनाएंगे और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को हम
समाप्त कर देंगे। ठीक। सोएतकारी संगठन महाराष्ट्र में है, जी। उसके बहुत बड़े नेता शरद जोशी जी हैं। जी। लगातार इन डिमांड्स को लेकर वो आंदोलन करते रहे। ठीक। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने नेशनल फार्मर कमीशन बनाया था। जी। नेशनल फार्मर कमीशन ने भी इसी प्रकार की रिकमेंडेशन दी। जी। पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव 17 में हुआ जी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में जी। जो मैनिफेस्टो बनाया गया, जी। उस मैनिफेस्टो में भी इन तीनों प्रकार के जी। कानून बनाए जाएं, इसका उल्लेख कांग्रेस पार्टी ने किया। जी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार इन रिफॉर्म की वकालत करते रहे। ठीक। शरद पवार साहब कृषि मंत्री रहते हुए जी। इन रिफॉर्म की वकालत करते रहे। जी। और आज जब मोदी सरकार ने हिम्मत करके हम्म। ये रिफॉर्म कर दिया, जी। तो ये लोग राजनीतिक दृष्टि से जी। इसका विरोध कर रहे हैं। जी। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, जी। तो पंजाब में भी मेरी जो जानकारी है जी। उसमें किसान आंदोलित नहीं है। ओके। किसान यूनियन है, हम्म। उनमें कुछ अलग वामपंथी विचार से प्रभावित यूनियन है और ओके। कांग्रेस पार्टी है। हम्म। मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ जी। कि मैंने आपको बताया कि इस एक्ट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे किसान की जमीन पर कोई भी बड़ा आदमी कब्जा कर सके। ठीक। दूसरी बात, अंतर्राज्यीय व्यापार को ये एक्ट बढ़ावा देता है, ठीक। किसान को मंडी कानून से मुक्त करता है, ठीक। किसान की उपज पर टैक्स को फ्री करता है। ठीक। और इस मामले में कांग्रेस के लोग बात करते हैं एमएसपी के लिए, जी। तो एमएसपी के लिए मैंने लोकसभा के राज्यसभा के फ्लोर पर कहा, जी। एमएसपी थी, है, आने वाले कल में रहेगी। खरीफ फसल की जो एमएसपी घोषित हुई है, जी। उसमें पंजाब में अकेले में 40 लाख टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। जी। हरियाणा में खरीद चल रही है, जी। देश भर में एमएसपी पे खरीद चल रही है। जी। आने वाले कल में रबी की फसल आएगी, जी। उसका एमएसपी हम लोगों ने घोषित कर दिया है। जी। तो एमएसपी से इस एक्ट का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और लेकिन दूसरा, प्रॉब्लम ये है, अभी ये कम्युनिकेशन है जो लोगों की सर जो हो रहा है, किसानों को बताया जा रहा है या किसानों में समझ आ रही है, वो कहते हैं भी एमएसपी खत्म होने जा रही है। क्या वो कहते हैं भी एमएसपी को एक कानून में डाला जाए, भी एमएसपी हमेशा होनी चाहिए, ये हो सकता है? नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो एक्ट है, जी। ये एक्ट ट्रेड का है, जी। क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट का है, जी। एसएसएल कम्युनिटी एक्ट है। जी। एमएसपी का इस एक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। जी। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है। ओके। इससे पहले भी कांग्रेस की वर्षों तक सरकार रही, ओके। कांग्रेस की सरकार ने कभी का अंग नहीं बनाया। ठीक है। आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बिल्कुल। आपने भी कभी नहीं कहा कि कांग्रेस अगर आएगी तो इसको कानून में डालेगी। ये ठीक। भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है, और जी। प्रशासनिक निर्णय है और आने वाले कल में भी रहेगा। जी। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार यह बात कही है, एमएसपी जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। और एमएसपी पर अभी लगातार खरीद हो रही है। जी। कांग्रेस के लोग लगातार अनर्गल बातें कर रहे हैं। जी। लोकसभा और राज्यसभा में जी। दोनों सदनों में 4-4 घंटे इन बिलों पर अलग अलग बहस हुई। ओके। 4 घंटे में सभी दल के लोगों ने अपनी बात रखी। जी। आप यूट्यूब पर जी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई उठाकर देखो, अच्छा। एक भी कांग्रेस के सदस्य ने ये नहीं कहा कि इस बिल के इस प्रावधान का मैं विरोध करता हूं। जी। सिर्फ राजनीतिक बातें ही की, और जी। राजनीतिक बातें करके ही इस बिल के बारे में लोगों जी। को गुमराह करने की एक असफल कोशिश कांग्रेस के द्वारा हो रही है, जी। जिसमें वो सफल होने वाले नहीं हैं। जी, लेकिन ये तो पंजाब में, जो पंजाब की असेंबली में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कैप्टन साहब ने कुछ बिल भी पास किए, इसके अगेंस्ट भी कुछ बिल पास किए गए हैं, इसके विरोध में।
उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का विचार कैसे रहेगा, आप कैसे सोचते हो, देखते हो उसको? देखिए, किसी भी असेंबली को जी अपना कानून बनाने का अधिकार है। जी कानून के मामले में तीन सूचियां हैं। जी एक संघ सूची है, जी एक समवर्ती सूची है, जी। और एक राज्य की सूची है। ठीक। हमको जो ट्रेड बिल बनाने के लिए अधिकार है, जी केंद्र सरकार ने उस अधिकार का उपयोग करके इस अधिनियम को बनाया है। जी पंजाब असेंबली ने इनमें संशोधन करने की बात कही है। वो बिल अभी हमारे पास आए नहीं है। ठीक। जब भी वो बिल आएंगे तो जी हम बारीकी से विचार करेंगे और वही करेंगे जो किसानों के हित में होगा। ठीक। मंत्री जी, आप कहते हो भी ये किसान के पक्ष के में है ये सारे कानून, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप कहाँ रह गया? क्योंकि किसान कुछ और सोचता है। किसान सोचता है भी जो बाहर के जो कॉरपोरेट हाउस आएंगे, जो लोग बाहर से आएंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग पे जो उनकी जो ठेके पे जो खेती होएगी, वो कहते हैं भी उस पे लोन भी ले सकते हैं, किसान पे जमीन पे लोन भी ले सकते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जी भूमि का मालिक भी किसान होगा, जी फसल का मालिक भी किसान होगा। जी फसल जब किसान बेच देगा जी तभी प्रोसेसर उसका मालिक हो सकता है। जी किसान की भूमि पर किसी प्रकार का भी कोई अधिकार किसी कॉरपोरेट जगत के किसी व्यक्ति का कभी नहीं हो सकता। जी और कानून में भी हमने ये प्रावधान कर दिया है कि इसकी गुंजाइश भी नहीं है, अगर कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता। जी। लेकिन जो मिसकम्युनिकेशन फिर कहाँ क्रिएट हो रही है? क्योंकि आपकी तरफ से जो लोगों को, जो स्टेक होल्डर के, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, या आप असफल रहे? जो पंजाब में जो किसान यूनियन है, जो लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो कुछ और सोचते हैं, आपके कानून कुछ और बता रहे हैं। नहीं, दरअसल क्या है, वो जो सोच रहे हैं वो एकदम गलत सोच रहे हैं। जी वो लोग इन विधेयकों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जी उन लोगों की मंशा अलग है और वो कांग्रेस से प्रेरित हैं। जी इसके कारण वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जी मैंने पिछले बार भी हमारे सेक्रेटरी ने यूनियन के लोगों को आमंत्रण भेजा था जी और उनसे बातचीत की। जी वो आए भी, जी लेकिन वो एक्ट पर बात करने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं एक्ट वापस ले लो। जी। तो ये तो कांग्रेस का स्टैंड है। हाँ, भाई अगर लेकिन कानून मंत्री में जी, ये भी क्वेश्चन में मैंने ये मेरे जहन में आ रहा था भी, अगर स्ट्राइक चल रही है तो क्या सरकार उन लोगों के जो स्टेक होल्डर हैं, वो चाहे किसान है, या किसान यूनियन है, या कंसर्न लोग हैं, या कोई आड़तिया लोग हैं, उनमें से कोई बातचीत का कोई रास्ता ढूंढ रही है? उनसे बातचीत कोई शुरू हो रही है या होने वाली है? लेकिन जो पहले दिल्ली में कुछ किसान यूनियन आई थी, उनकी नाराजगी थी, वो शायद आपको मिलने आए थे, आप नहीं मिले उनको, वो किसी और लोगों को मिले, तो परेशान होकर वापस चले गए। नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी ने जी उनको निमंत्रण देकर बुलाया था। जी उनसे जबानी बात भी की थी जी। और ये तय था कि वार्ता सचिव स्तर पर होगी। ओके। और सचिव ने 3 घंटे तक उनके साथ बातचीत की, जी चाय पी, नाश्ता किया, चर्चा की, जी एक्ट पर बात करने की कोशिश की। जी। वो एक्ट के किसी भी प्रावधान पर बात करने को तैयार नहीं थे। ओके। उन्होंने एक ज्ञापन दिया, जी सचिव के साथ फोटो खिंचवाया जी और उसके बाद वो चले गए। जी मेरे से न तो वो बात करना चाहते थे, जी ना ही मैंने उनको वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। जी लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को ये कहना चाहता हूँ जी कि भारत सरकार खुले मन से जी। कृषि सुधार बिलों पर चर्चा करने के लिए किसी भी समय किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। वेरी गुड। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा, मंत्री जी, जो आपके जो बाईवाल पार्टी थी, श्रोमणी अकाली दल थी, अलायंस पार्टनर थे, वो भी आपके साथ थे उस समय। शुरू में उनका भी इसके पक्ष में काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, ये अच्छा कानून है किसान के लिए। लेकिन बाद में उनका भी जो रुख था वो बदल गया, यू टर्न मारा, और आपने वो अलायंस पार्टनर से भी, पार्टनरशिप से भी बाहर हो गए। उसके बारे में क्या सोचते हो? देखिए, अलायंस से बाहर होना, इसका जवाब तो अकाली दल ही दे सकता है।
जी मेरे पास इसका कोई जवाब है नहीं, जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हम्म, कुल मिला के जब तक किसी भी अधिनियम जी को हम राजनीतिक चश्मा लगाकर देखेंगे जी तो सिर्फ सियासत होगी, जी और जब किसान का चश्मा लगाकर देखेंगे तो जी कृषि का सुधार दिखाई देगा। जी राजनीतिक दल जो पंजाब में काम कर रहे हैं जी वो इन अधिनियमों पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। जी अब सियासत करना उनकी मजबूरी भी हो सकती है, बाध्यता भी हो सकती है, जी और शायद वो अपना कर्तव्य भी समझ रहे होंगे। लेकिन मैं तो राजनीतिक दल के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि जी वो रिफॉर्म पर, हर प्रावधान पर चर्चा करें। हम दिल्ली में उनके साथ चर्चा करने को तैयार हैं। अगर एक भी प्रावधान किसान के विरुद्ध जाता है, किसान को नुकसान देता है, तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। लेकिन सारे जो प्रावधान हैं वो किसान के फायदे के हैं, इसलिए तो पूरे हिंदुस्तान में कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा। जी सिर्फ कुछ यूनियन है और कांग्रेस पार्टी है, इसके जी अलावा कोई आंदोलन कहीं नहीं हो रहा है हिंदुस्तान। जी। वो देखना ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पंजाब में हो रहा है, जो कुछ पार्ट हरियाणा में हो रहा है, वो बाकी सारे देश में इतनी स्टेट्स हैं वहां नहीं हो रही। लेकिन इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो जो इन्वेस्टर है कोई भी बाहर से आएगा, किसी स्टेट में आएगा, क्योंकि हम पंजाब में, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग एनआरआई भी बहुत कंसर्न है, क्योंकि हमारा रिश्ता है किसानी के साथ है। हम किसानी की बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, हमें भी कंसर्न है। सारे जो बाहर लोग पंजाबी बैठे हुए हैं उनमें एक फियर फैक्टर है लोगों में। जब वो बाहर से कोई भी कॉरपोरेट हाउस जाता है, ठीक है, अगर वो कॉरपोरेट हाउस को कल को कोई भी, मैं जहां से कोई इन्वेस्टर लेकर जाऊं, अगर उसकी प्रॉपर्टी वो सेफ नहीं होएगी, तो वहां उस स्टेट में कोई भी कॉरपोरेट हाउस इन्वेस्ट क्यों करेगा? ये आपकी ये बात सही है। कुल मिला के हमारे यहाँ जी जो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ जी उसके पीछे बहुत सारी कानूनी बंदिशें थी। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार हर क्षेत्र में रिफॉर्म करके जी निवेश के रास्ते खोले हैं, जी और कृषि के क्षेत्र में जी निजी निवेश हो सके, जी इसके लिए जो कानून बनाने थे वो कानून भी बनाए हैं, जी जो बदलने थे वो बदले भी हैं। जी और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो किसानों के लिए एमएसपी को 1.5 गुना उन्होंने किया है। जी यूपीए सरकार के समय में जितनी खरीद होती थी जी उससे दुगनी खरीद सरकार के द्वारा गेहूं और धान की, तलन और तिलहन की जा रही है। जी साथ ही साथ हम लोग देश में 10,000 एफपीओ बना रहे हैं। जी 10,000 एफपीओ को खड़ा करने के लिए 6,850 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करने वाले हैं। जी साथ ही कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स हैं उन जी गैप्स को भरने के लिए जी 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम लोगों ने बनाया है, जी जिसका लॉन्चिंग भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है। लोगों को लोन डिस्पर्स भी होने लगा है। जी फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जी एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जी हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया है। जी फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। जी मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जी एक तरफ हम लोग एमएसपी बढ़ा रहे हैं, हम्म, दूसरी तरफ हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर साल 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकाल कर जी किसान की जेब में भेजने का काम कर रहे हैं। जी एफपीओ बनाकर उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एफपीओ बनाकर वो सामूहिक रूप से खेती कर सके और जी उसकी लागत भी कम हो सके, वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो जी बड़ा वॉल्यूम है तो वो बड़ा सौदा कर सके। जी इसलिए एफपीओ बनाने का काम शुरू किया जा रहा है, जी और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी नीचे तक जाए जी ये जरूरी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अगर कोई आदमी कोल्ड कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है या जी वेयर हाउस बनाना चाहता है, तो जी अभी बड़े शहर के आसपास ही इस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। जी लेकिन जब हमने एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में संशोधन कर दिया, तो जी अगर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जी किसी व्यक्ति को जी उसकी आवश्यकता के अनुसार, जी उसकी क्षमता के अनुसार अगर रॉ मटेरियल मिल सकता है, तो जी वो दूरस्थ जिले में आके वेयर हाउस में क्यों रखेगा, जब उसको ये
कानूनी इजाज़त मिल गई है कि वो कितनी भी खरीद कर सकता है, तो जी वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में ही बनाएगा। जी गांव में बनाएगा तो किसान का भी लॉजिस्टिक खर्च बचेगा, जी व्यापारी का भी लॉजिस्टिक खर्च बचेगा, जी बिना टैक्स के ट्रेड होगा तो उसका फायदा भी किसान को मिलेगा। तो जी लगातार मोदी सरकार इस दिशा में रिफॉर्म एक के बाद एक करती जा रही है। जी और मुझे लगता है ये रिफॉर्म जो है एफडीआई को भी आकर्षित करेंगे, ये ओके रिफॉर्म निवेश को भी आकर्षित करेंगे, ये रिफॉर्म किसान को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करेंगे और जी किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सकेगा। जी 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 सर, लाइक फिर मैं दोबारा पहले उसी क्वेश्चन पे आता हूँ। वो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां का, पंजाब की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो जा, अकाली दल हो जा, आम आदमी पार्टी हो, वो कहते हैं भी ये कानून है वे जल्दबाजी में पास किए गए हैं और उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और उनके साथ विचार नहीं हुए प्रॉपरली। लेकिन उसके तरफ दूसरे लोग कुछ ये भी कहते हैं भी उनकी मैनिफेस्टो में भी यही था जो आप लोगों ने किया है। देखिए, दरअसल क्या है कि एक तो ये ऑर्डिनेंस जून में आए जी और उसके बाद जून पूरा गया, हाँ जुलाई गया, जी अगस्त आया जी और अगस्त में हमारा, अगस्त और सितंबर के बीच में हमारा मानसून सत्र हुआ। ओके 3-4 महीने इनके पास थे चर्चा करने के लिए, जी ये बात छेड़ सकते थे, एक बात। जी दूसरी बात यह है कि जी चाहे कोई सा भी दल हो, जी हर दल अपने मैनिफेस्टो में इन रिफॉर्म की बात कर रहा है। तो जी हम तो ये मानते हैं कि जब आप अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जी इससे पहले नीति आयोग ने, जिस जी की एक कमेटी है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं जी और मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते उसमें सदस्य हूँ, जी और उसमें इन रिफॉर्म के बारे में भी चर्चा हुई। ओके तो मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति प्रधानमंत्री ने बनाई। ओके उस समिति के सदस्य कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, जी अमरिंदर सिंह जी भी थे। जी और उस कमेटी ने भी इस प्रकार के रिफॉर्म की अपनी अनुशंसाएं दी थी। तो ओके सभी लोग सब तरफ से अपने अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार की दिशा निश्चित करना चाहते थे। जी अगर मनमोहन सिंह कहें रिफॉर्म होना चाहिए तो जी हम कांग्रेस को सहमत माने या नहीं माने, जी अगर राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में इस रिफॉर्म की बात कहें तो जी हम कांग्रेस को इससे सहमत माने या नहीं माने, जी कांग्रेस को विरोध करने का अधिकार है। जी लेकिन मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये जी भाई पहले दो चीजों में से एक तो करो, या जी तो आप ये कहो कि जो मैनिफेस्टो में बोला वो झूठ था, जी और या आज आप जो कर रहे हो वो झूठ है। जी एक तो झूठ है ही ना, बिल्कुल दोनों तो झूठ नहीं हो सकते, दोनों सच भी नहीं हो सकते। नहीं हो तो सकते। कांग्रेस के लोग जो है हाँ जी दो मुही राजनीति कर रहे हैं बेशर्मी से। जी 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 नहीं, वो देख रहा है भी, शो पॉलिटिक्स भी इसमें हो रही है। लेकिन सर जो वोलाटाइल सिचुएशन है, किसानों ने काफी, किसान यूनियन ने काफी एग्रेसिव स्टैंड लिया हुआ है, उसको डिफ्यूज करने के लिए आप कोई कोशिश कर रहे हैं? आपकी तरफ से कोई कोशिश हो रही है? उनके साथ कोई डायलॉग हो रहा है या होएगा हम आगे? हम हम लोगों ने 2 बार उनको निमंत्रण भेजा जी और एक बार वो आए, जी उनसे बातचीत हुई जी और बातचीत का सिलसिला लगभग जारी है। जी और जब भी हमारी तरफ से किसानों से चर्चा के लिए पूरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, और जी विशेष रूप से पंजाब के किसान का हम भी और देश भी इसलिए सम्मान करता है कि जी पंजाब का किसान मेहनतकश है। जी हरित क्रांति के समय जी पंजाब के किसान ने बहुत कठोर मेहनत करके खाद्यान्न के क्षेत्र में हिंदुस्तान निर्भर, आत्मनिर्भर हो, जी इसमें बहुत बड़ा योगदान पंजाब के किसानों ने किया है। जी किसान कहीं का भी हो जी हमारे लिए सम्माननीय है, और जी पंजाब का किसान तो निश्चित रूप से और ज़्यादा सम्माननीय है। बिल्कुल मंत्री जी, मैं हमारे माध्यम से, क्योंकि जो एनआरआईज हैं, स्पेशली बाहर, भारत के बाहर जितने भी डायस्पोरा में लोग रहते हैं, काफी उसको देखते हैं, वॉच कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती है? और पंजाब में जो किसान है, किसान यूनियन है, जो स्टेक होल्डर हैं, हमारे माध्यम से कोई मैसेज देना चाहती हो आप? मैं आपके माध्यम से जो देश से बाहर जी अनेक स्थानों पर हमारे एनआरआईज रहते हैं, जी मैं उनको यह अनुरोध करना चाहता हूं जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी
निवेश के लिए पूरी तरह रुचि रखते हैं। जी हिंदुस्तान आगे बढ़े, जी दुनिया की दौड़ में अग्रणी भूमिका निभाए, जी इसके लिए जो रिफॉर्म की आवश्यकता है जी वो बिना वोट की परवाह किए, जी बिना किसी विरोध की परवाह किए जी उस रिफॉर्म को करने के लिए आगे बढ़ते हैं जी और उसका प्रतिसाद भी भारत को और भारत सरकार को मिलता है। जी इसलिए वो हिंदुस्तान में निवेश करने के लिए आए। निश्चित रूप से सरकार उनका सहयोग करने के लिए और स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी दूसरा, जहाँ तक पंजाब की किसान यूनियन का सवाल है, जी मैं किसान यूनियन को ये अनुरोध करना चाहता हूँ। जी कांग्रेस राजनीतिक दल है जी और कांग्रेस दो मुही राजनीति इन बिलों पर कर रहा है। जी तो यूनियंस को कांग्रेस की असली जो नीयत है जी उसको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए जी और यूनियन को जी हमेशा किसान की बात करना चाहिए। जी यूनियन अधिनियम पर बात करे, जी अधिनियम में कोई प्रावधान जी किसान के लिए अगर नुकसानदेह है तो जी निश्चित रूप से सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार है। जी लेकिन यूनियन को राजनीति से अलग होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यूनियन किसान की प्रतिनिधि है। जी यूनियन अगर किसान की प्रतिनिधि है जी तो किसान की प्रतिनिधि का होने का दायित्व अगर वो निर्वहन करेगी तो जी निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से एक ही दिन में रास्ता निकल आएगा और हम रास्ता निकालने के लिए भी और चर्चा करने के लिए भी खुले मन से पूरी तरह तैयार है। वेरी गुड, थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आपने हमारे लिए आपने बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल से, क्योंकि आजकल इलेक्शन भी बाई इलेक्शन चल रही है, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे अगर हमें कोई क्वेश्चन रह भी गया तो शायद हम आपको फिर भी परेशान करेंगे आपके थ्रू, क्योंकि इसके डायलॉग के थ्रू कुछ होते हैं, मिसकम्युनिकेशन होती है, इसमें से बहुत ज़्यादा जो मसले हैं हल हो सकते हैं, क्योंकि जितनी मिसकम्युनिकेशन है, जो आप बोल रहे हो वो हम पंजाब से नहीं सुन रहे, इसलिए ये टू वे कम्युनिकेशन है, इसको आगे भी हम रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी हम आपको फिर भी कोशिश करेंगे बाद में भी कोई इंटरव्यू करने के लिए, हमें अगर कोई क्वेश्चन होएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सुखी जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।